सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थी बच्चों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। लाभार्थी बच्चों को 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हो गया है। अभी अभी उन्होंने 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की और उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया जो ये लाभार्थी बच्चे थे, जो होनहार बच्चे थे। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन अभी कुछ क्षण पहले जो समाप्त हुआ है उसको जब देख रहे थे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लाइव देखा और सुना। ये योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ क्षणों पहले की, जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन कर रहे थे इन छात्रों को। तो ये तस्वीरें भी हमें मिली हैं, हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इन छात्रों को छात्रवृत्ति ट्रांसफर करने के बाद जो संबोधन कर रहे थे उसको समाप्त किया है। और जब संबोधन वो कर रहे थे, जब संबोधित कर रहे थे इन बच्चों को, तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके संबोधन को ऐसे देख रहे थे। ये तस्वीरें भी बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री को देखते और सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में एक और याचिका दाखिल हुई है। सौरभ गौड़ ने निचली अदालत में याचिका दायर की है और नई याचिका में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग की गई है। इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई की भी मांग है। तो एक और याचिका दाखिल, मथुरा में शाही ईदगाह मामले में एक और याचिका सौरभ गौड़ ने निचली अदालत में दाखिल की और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग की गई है इस याचिका में। साथ साथ इस याचिका में इस सारे मामले की रोजाना सुनवाई की भी मांग की गई है। देखिए आप, जो अर्जी है सौरभ गौड़ की, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो एक और वाद दाखिल कोर्ट में। अनिल सारस्वत फोन लाइन पर है। अनिल, सौरभ गौड़ कौन है और ये जो उनकी याचिका है ये पिछली याचिकाओं से कैसे अलग है? जी मैं आपको बता दूं, सौरभ गौड़ ने ये याचिका 26/5 को दी थी। उस पे ये उस दिन डीजे कोर्ट से निचली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके लिए 1 जुलाई की डेट गई थी, 1 जुलाई की डेट दी गई थी। लेकिन उन्हें ये आशंका है कि ये जो छुट्टी 1 महीने की पड़ेगी, इसमें मुस्लिम समाज जो शाही ईदगाह में जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, उनसे छेड़छाड़ कर सकता है, उनकी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए उन्होंने आज सिविल जज कोर्ट में दोबारा से, सीनियर सिविल जज कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है, एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने इसमें मांग की है कि इसकी तुरंत ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जानी चाहिए। कमीशन नियुक्त होना चाहिए जो अपना कमीशन छुट्टियों में भी काम करता रहे, जिससे कि उनको वहाँ पे जो स्थिति है वो स्थिति बनाई जा सके और उससे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नहीं की जा सके शाही ईदगाह मस्जिद। ठीक है, अरे हमारे साथ बने रहिए आप। और इसी बीच मथुरा से ही एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। शाही ईदगाह मामले में एक नई याचिका दायर की गई है। दिनेश कौशिक ने मथुरा कोर्ट में अर्जी दी है। रोजाना ईदगाह में जाने की इजाजत मांगी गई है दिनेश कौशिक के द्वारा। डीएम और एसएसपी के साथ ईदगाह में जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी गई है। दिनेश कौशिक की याचिका पर कुछ ही देर में सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर। अनिल सारस्वत हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अब इस याचिका के बारे में भी विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बता दूं, दिनेश कौशिक हैं, प्रमुख वादी हैं शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान में जो विवाद चल रहा है उसके प्रमुख वादी हैं। आज इन्होंने कोर्ट में पिछली 2 दिन पहले भी इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लगाया था, उसमें भी इन्होंने यही मांग की गई थी कि तुरंत फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए। आज इन्होंने एक नई याचिका सीनियर सिविल जज की कोर्ट में, अदालत में यहाँ पर नया प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि डीएम और एसएसपी के साथ मुझे रोजाना शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में जाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे कि वहां पर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग छेड़छाड़ ना कर सकें, उन सबूतों को ना मिटा सकें। जैसे कि इन लोगों का दावा है कि वहां पर शंख के निशान हैं, ध्वजा हैं, ओम के निशान हैं, गणेश के प्रतिबिंब चिन्ह पिलरों पे, खम्भों पे वहां पे बने हुए हैं। तो आज दिनेश कौशिक ने नया प्रार्थना पत्र वहां पर दिया है कि और ये कोर्ट से मांग की है कि मुझे प्रतिदिन जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। ये अनुमति आज कोर्ट से दिनेश कौशिक द्वारा मांगी जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मथुरा के बाद अब वाराणसी की बात करते हैं, ज्ञानवापी विवाद की बात करते हैं। इस पर किरण सिंह बिसेन की याचिका पर आज दोपहर 12 बजे से सुनवाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 12 बजे बहस होगी। किरण सिंह बिसेन ने विश्वेश्वर विराजमान को लेकर यह याचिका डाली है। पूजा के अधिकार की अनुमति मांगी गई है इस याचिका में। पहले ये सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां याचिका दी गई, फिर उन्होंने इसको ट्रांसफर किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इसमें पूजा के अधिकार की अनुमति मांगी गई है।
विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंप देने की मांग की गई है किरण सिंह बिसेन के द्वारा। और आज दोपहर 12 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर बहस होगी। बड़ी खबर वाराणसी से। किरण सिंह बिसेन वादी हैं। विश्वेश्वर विराजमान को लेकर उन्होंने याचिका डाली है। पूजा के अधिकार की मांग की गई है और इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। ये याचिका पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन के वहां वाराणसी में दाखिल की गई। उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में और आज पहला दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का इस मामले में। किरण सिंह बिसेन की याचिका है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। अभी अखिलेश यादव के आवास पर ही हैं जयंत चौधरी और राज्यसभा के लिए जयंत आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। लखनऊ पहुंचे हैं जयंत चौधरी, आज नामांकन करेंगे। अभी फिलहाल अखिलेश यादव के आवास पर हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए। अनिल दुबे उनके प्रवक्ता। जयंत चौधरी पहुंचे हैं लखनऊ और अभी फिलहाल आवास पर है अखिलेश यादव के। राज्यसभा के लिए जो नामांकन हो रहा है वो विधानसभा भवन में ही है, टंडन हॉल, वहां पर नामांकन किया जा रहा है और कल आखिरी तारीख है नामांकन की। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे जयंत चौधरी। सीधा अब अनुभव शुक्ला से बात करते हैं, हमारे संवाददाता जो इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। अनुभव, कब रवाना होंगे नामांकन के लिए जयंत? देखिए, थोड़ी देर में जयंत चौधरी जो है वो अखिलेश यादव के साथ सीधे उनका जो आवास है वन विक्रमादित्य मार्ग, वहां से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और यहीं पर क्योंकि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जो टंडन हॉल है जैसा आपने बताया, उसी जगह पर ये नॉमिनेशन फाइल किया जाता है और दोपहर 3 बजे तक का समय रहता है रोज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ ही आएंगे। हालांकि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनका जो विधानमंडल दल का कार्यालय है वहाँ मौजूद है। सब इंतजार कर रहे हैं कि जयंत चौधरी आए और फिर नॉमिनेशन फाइल करें, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने संयुक्त कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम की घोषणा की थी, उसके बाद से ही आरएलडी लगातार ये कह रही थी कि जो वादा किया था उस वादे को निभाया है और अब इंतजार सभी को है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल करें। कितनी देर में रवाना हो सकते हैं नॉमिनेशन के लिए जयंत? अनुभव, देखिए, कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के भीतर वो यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को बजट भाषण पर बोलना भी है। किस तरह का बजट है उस पर भी उनको अपनी बात रखनी है। जी। तो चूंकि क्वेश्चन आवर शुरू हो चुका है और 12:20 तक क्वेश्चन आवर चलेगा, उसके बाद 1 बजे के आसपास अखिलेश यादव को सदन में भी बोलना है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है अनुभव, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो 10 से 15 मिनट में रवाना होने की बात है और साथ ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी रवाना होंगे विधानसभा भवन के लिए। वहीं पर नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करेंगे जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए। और चूंकि राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है तो एक और खबर लखनऊ से है। ये भाजपा से जुड़ी है। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा आज 2 और उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पार्टी के सारे उम्मीदवार एक साथ कल नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे कल जब ये नामांकन दाखिल होंगे। बड़ी खबर, पार्टी के सारे उम्मीदवार, सारे 8 उम्मीदवार कल एक साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 6 उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं, 2 आज और घोषित हो जाएंगे। तो नामों का ऐलान कर दिया गया है भाजपा के 6 नामों का। इस लिस्ट में पहला नाम सीएम योगी के लिए गोरखपुर शहर की सीट छोड़ने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल का है। दूसरा नाम भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। तीसरा नाम मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का है। चौथा नाम बाबूराम निषाद और 5वां नाम दर्शना सिंह और 6ठा नाम संगीता यादव का है। तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं इन उम्मीदवारों की। ये वो 6 उम्मीदवार हैं जिनके नाम भाजपा ने घोषित किए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए और 2 और उम्मीदवारों के नाम आज और घोषित करने की बात है। कुल 8 उम्मीदवार भाजपा मैदान में उतारेगी और 11 कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंट राज्यसभा की जिनके लिए चुनाव होने। तो भाजपा ने राज्यसभा के लिए जिन 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उसमें वर्तमान में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का भी नाम है। बाबूराम निषाद का साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो लंबे समय से पार्टी में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं और शायद ऐसे में उनके काम के आधार पर ही अब पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। खास बातचीत देखिए। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उनमें बाबूराम निषाद भी हैं, हमीरपुर से आते हैं, वर्तमान में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। बाबूराम जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंपने जा रही है आपको। निरंतरता कायम रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया है और पार्टी ने मुझे जिले से लेकर प्रदेश तक विभिन्न पदों पर बैठाला है और निश्चित रूप से पार्टी ने जो मुझे अवसर दिया है मैं कार्य करता हूँ और पार्टी ने मेरा संज्ञान लिया है, उपयुक्त महसूस हुआ हूँगा, इस नाते ऐसी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसका बहुत निष्ठा के साथ पालन करूँगा, आगे बढ़ूँगा। बुंदेलखंड के हमीरपुर से आप आते हैं, पिछड़ा हुआ माना जाता है बुंदेलखंड, अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी बाकी हैं। अब राज्यसभा में आप जाएंगे तो कम से कम बुंदेलखंड की, हमीरपुर की आवाज़ उठेगी। बुंदेलखंड अब पिछड़ा नहीं रह गया है। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, पूरे बुंदेलखंड का विकास उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के नाते समग्र विकास वहाँ का हो रहा है। सिंचाई के साधन बढ़े हैं, पेयजल की समस्या का निदान निरंतर हो रहा है। योगी जी का एक बहुत बड़ा बजट बुंदेलखंड के विकास के लिए जारी हुआ है, पहले भी, पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में भी। इस नाते अब ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है। जो छोटी मोटी समस्याएं उनका भी निस्तारण सरकार करेगी। आप पहले टिकट मांग रहे थे विधानसभा का, आपको टिकट नहीं मिला। उम्मीद थी कि जो विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है लेकिन पार्टी राज्यसभा भेजेगी, ऐसी उम्मीद थी? टिकट मिलना ना मिलना, मंत्री बनना ना बनना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य था जनसेवा, जनसेवा के नाते हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर। तस्वीरें मिल रही हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी विधानसभा पहुंचे। बात देखिए कराते हैं। सीधी तस्वीरें, जयंत चौधरी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। जयंत जी आप देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज बजट में आपका संबोधन भी है। आज आप नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। क्या अब हम कहें कि यूपी की आवाज उठेगी, किसानों की आवाज राज्यसभा में उठेगी? पहले भी उठती थी और आगे भी उठेगी। टाइम देखो, टाइम फिर बोलता हूं। बिल्कुल मजबूत होगा आगे और रहेगा। धन्यवाद। और एक मैसेज भी दिया है, पहले आपके नाम को लेकर चर्चा नहीं थी, एक मैसेज। अखिलेश जी अच्छा मैसेज देते हैं हमेशा। देखिए, आपने सुना जयंत चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश जी हमेशा अच्छा मैसेज देते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों लोग जो हैं वो पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और हमने जब जयंत चौधरी से पूछा कि क्या राज्यसभा में अब किसानों की आवाज़ उठेगी, उन्होंने कहा कि हाँ, पहले भी उठती रही है, अब भी उठेगी। पर अब दोनों लोग जो है वो पहुंच चुके हैं विधानसभा। और जो टंडन हॉल है, देखिए ये जो लॉबी है, लिफ्ट लॉबी जिसको हम दिखा रहे हैं आपके, इसी लॉबी से जो लिफ्ट है सामने, उसी लिफ्ट से वो जा रहे हैं और अब सीधे वो जाएंगे टंडन हॉल और वहीं पर जाकर अपना नॉमिनेशन ये फाइल करेंगे। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले नाम की घोषणा की, इस पर जयंत चौधरी साफ तौर पर कहे हैं कि इसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है कि उन्हें कैंडिडेट बनाया है और अब नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अनुभव शुक्ला अभी बात कर रहे थे जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों पहुंच गए विधानसभा टंडन हॉल में, कुछ ही मिनटों में अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। और देखिए, बधाई और शुभकामनाएं दी इस बात पर जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि वो साझा उम्मीदवार हैं, ज्वाइंट कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के। उनको बधाई और शुभकामनाएं। और इसका उत्तर दिया जयंत चौधरी ने उन्हें धन्यवाद देकर, और सभी सहयोगी दल जो समाजवादी पार्टी के हैं जो उन्हें समर्थन देंगे, उन सभी को धन्यवाद देकर। और जब उनसे पूछा गया कि क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अच्छा ही संदेश देते हैं। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज बजट में आपका संबोधन भी है। आज आप नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से
जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश के जो विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होगा तो आवाज उठेगी राज्यसभा में। ये देखिए तस्वीरें सीधी, जयंत चौधरी नॉमिनेशन कर रहे हैं टंडन हॉल में, और ये सीधी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। वो साझा उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, तस्वीरें लाइव हैं। और आप देखिए कि बैठ गए हैं इस वक्त अखिलेश और जयंत चौधरी, और मीडिया कर्मी वहाँ पर बड़ी संख्या में कैमरास के फ्लैशेस के बीच में वो अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को आप देखिए, एक निश्चित संख्या होती है विधायकों की जो प्रस्तावक की भूमिका निभाते हैं राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के समय में, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हरे गमछे डाले वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं अपने नेता के नामांकन के लिए, और ये प्रस्तावक भी होंगे। और देखिए आप, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। कुछ मिनटों में जहां पर दस्तखत करने हैं, जो चीज़ें, जो औपचारिकताएं होनी हैं, उसको संपन्न कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और वो साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी के, और इसीलिए दोनों दलों के विधायक, ये देखिए आप, नॉमिनेशन पेपर्स सौंप दिए निर्वाचन अधिकारी को वहां पर जयंत चौधरी। अखिलेश यादव साथ में, जयंत चौधरी ने नॉमिनेशन पेपर सौंपे हैं, नामांकन पत्र अपना सौंपा है। तस्वीरें खींची जा रही हैं इस लम्हे की, जिसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि अखिलेश यादव हमेशा अच्छा मैसेज देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को भी आप देख सकते हैं और सपा के विधायकों को भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव है और लाइव है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई में भी हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव, इसलिए समय पर ही जयंत चौधरी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। लखनऊ आए, अखिलेश यादव के आवास पर गए, फिर वहां से साथ ही ये दोनों नेता पहुंचे हैं इस वक्त टंडन हॉल विधानसभा, और वहां पर नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल कर दिए हैं, दे दिए हैं, सौंप दिए हैं जयंत चौधरी ने निर्वाचन अधिकारी को। पत्रकार वहां पर मौजूद, और अब देखते हैं कि इसके बाद क्या कहते हैं वो। अभी फिलहाल उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है अखिलेश यादव का, और कहा है कि जो भी आवाज़ है उत्तर प्रदेश की, जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे राज्यसभा में। पहले भी उठते रहे हैं और वो भी उठाएंगे। कहीं अत्याचार होगा, कहीं उत्पीड़न होगा तो जयंत चौधरी उसे राज्यसभा में उठाएंगे। दस्तखत करते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने जहां कह रहे हैं, जो नियत स्थान है कागजों पर दस्तखत का, उसको, उस दस्तखत को करते हुए, उस सिग्नेचर को करते हुए यहाँ पर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव बगल में बैठे हुए देखते हुए, और उन्होंने कहा भी कि आज का दिन जयंत चौधरी का दिन है, और उन्हें वो बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कहाँ पर दस्तखत करने हैं, किस स्थान पर स्पेसिफिकली सिग्नेचर्स करने हैं, और वहीं पर जयंत चौधरी अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोकदल चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया है, और अब वो साझा उम्मीदवार भी हैं राज्यसभा में। और अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो वो राज्यसभा पहुंचेंगे साझा उम्मीदवार बनकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को। एक छोटी सी शपथ दिलाई जाती है, इसके बारे में भी हम अनुभव शुक्ला से बात करेंगे और इस प्रक्रिया को समझेंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। नामांकन पत्र अपने दाखिल कर दिए हैं निर्वाचन अधिकारी के साथ, उन्होंने कुछ दोहराया वहां पर, और इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सारे पेपर्स की स्क्रूटिनी कर रहे हैं वहां पर, उसकी जांच कर रहे हैं नामांकन अधिकारी। कल आखिरी दिन है राज्यसभा में नामांकन का। 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो हो सकते थे, उन्होंने अपने उम्मीदवार दाखिल कर दिए हैं, जिनका राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं और 2 की घोषणा आज और हो सकती है। इस तरह से देखा जाए तो जो 11 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हैं, वो आज जब भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, हम देख रहे हैं यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जयंत चौधरी हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो खड़े हुए और एक निर्वाचन अधिकारी भी उनके सामने खड़े थे और कुछ लिखा हुआ अधिकारी द्वारा पढ़ा गया।
जिसको दोहराया संभवतः वहां पर जयंत चौधरी ने। ये क्या प्रक्रिया है? देखिए, वो उनका शपथ पत्र है जो उन्होंने आज नामांकन के लिए दिया है, और उसी शपथ पत्र को लेकर पूछा होगा जो वहाँ पर अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी, उन्होंने पूछा होगा कि यही शपथ पत्र है। उन्होंने कहा होगा हाँ यही शपथ पत्र है। और राज्यसभा के चुनाव के लिए देखिए 10 विधायक प्रस्तावक तो होते हैं, लेकिन आरएलडी के आप देखिए तो 8 ही विधायक हैं, और ऐसे में उनमें दो विधायक प्रस्तावक बने वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो कुल 10 प्रस्तावक हैं, और अगर एक सेट के लिए है तो ये 10 संख्या होती है, और अगर आप 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि एक सेट में दाखिल किया है या 2 सेट में दाखिल किया है, क्योंकि कई बार ये रहता है कि अगर मान लीजिए एक सेट में कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो दूसरा सेट इसीलिए रहता है कि उसमें गड़बड़ी ना हो, नामांकन खारिज ना हो। तो आज जयंत चौधरी पहुंच गए, और आप दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे टंडन हॉल की, जहाँ पर ये नामांकन प्रक्रिया चल रही है। अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, आरएलडी के तो विधायक मौजूद हैं। प्रक्रिया हमने पूरी की है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं धन्यवाद दिया है जयंत चौधरी ने। धन्यवाद दिया एक बार फिर से जयंत चौधरी ने नामांकन दाखिल करने के बाद। अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी धन्यवाद किया और तमाम कार्यकर्ताओं का। समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के विनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, तो पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास उठा के आगे देखिए। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8%, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा, और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों ही विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। शिक्षा, किसान और ग्रामीण विकास, इन तीनों विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। प्रचार बहुत किया जाएगा, दिखावा किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता अलग है। और किसानों और नौजवानों के मुद्दों को वो राज्यसभा में उठाएंगे। ये बयान अभी दिया है जयंत चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि बजट में सिर्फ 2.8% कृषि के लिए, ये क्या इतना ही डिजर्व करते हैं किसान? बड़ा सवाल उठा गए यहाँ पर आंकड़ों के साथ जयंत चौधरी। और अभी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल ही किए हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो क्या विषय रहेंगे उनके प्रश्नों के, क्या विषय रहेंगे उनके भाषणों के और बयानों के। वहां पर ये उन्होंने बहुत साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साझा उम्मीदवार हैं जयंत चौधरी।